चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। पिछली बार आपने देखा, लास्ट टाइम क्या देखे थे आप लोग ने? सेंटर ऑफ मास का हम लोग ने स्टार्ट किए थे, है ना। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि सेंटर ऑफ मास है क्या। हमने ये देखा था सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सारा सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना। अगर मैं सभी पार्टिकल्स को उनकी आज़ादी से छोड़ दूं कि जाओ भाई तुमको जहां जाना है चले जाओ, तो सबके सब आके चिपक जाएंगे कहां पर? सेंटर ऑफ मास में। अगर किसी क्लाउड ऑफ पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट मुझे बताना है तो मैं किससे बताऊंगा? सेंटर ऑफ मास से। रुको 2 मिनट रुकाओ अभी। तो और इसी तरह से हम लोग ने सेंटर ऑफ मास के 3 अलग अलग कैटेगरीज के प्रॉब्लम देखने वाले हैं, है ना। पहला एक आने वाला सिस्टम सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। फिर एक आने वाला है सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। फिर आने वाला है सेंटर ऑफ मास ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडीज। अब ऐसा है कि सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स कैसा है? एक तो आप m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 कर सकते हैं, या फिर r1 का फॉर्मूला क्या था? m2 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2, और आपके पास r2 का फॉर्मूला क्या था? m1 इंटू डी अपॉन m1 प्लस m2। इसी के साथ हम लोग ने आगे और एक चीज देखे थे कि भैया अगर हम लोग सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसका मास m1, इसका m2, इसका m3 है, mn, ऐसा mn। पहले वाले का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1, दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर वेक्टर r2, तीसरे वाले का वेक्टर r3 और लास्ट वाले का वेक्टर rn। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे? m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 डॉट 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 एंड सो ऑन अप टू mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn। फिर उसी तरह हम लोग ने ये भी देखा था कि हम जरूरी नहीं कि पोजीशन वेक्टर में ही निकालना है, आप x कोऑर्डिनेट का अलग से निकाल सकते हैं, m1 x1 m2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट प्लस mn। इसी तरह y कोऑर्डिनेट का निकाल सकते हैं, इसी तरह z कोऑर्डिनेट का निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम लोग ने देखे थे। साथ ही साथ हम लोग ने इन्फिनिटी वाले कुछ प्रॉब्लम्स भी देखे थे कि ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स अगर एक साथ अरेंज हो तो उसका प्रॉब्लम क्या आएगा। फिर साथ में हम लोग ने कंटिन्यूस बॉडी का शुरू किया था। हमने कहा था कंटिन्यूस बॉडी को निकालने का तरीका क्या है। तो कंटिन्यूस बॉडी में एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ते हैं जिसको आप कहते हैं एलिमेंट, है ना। उसका मास dm होगा, उसकी लंबाई dx होगी। और हम लोग सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? अगर मुझे x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। अच्छा, y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, तो इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dm। अगर z कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का, इंटीग्रेशन ऑफ z dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dm। आया समझ में आपको? अब हम लोग उसी में आगे बढ़ने वाले हैं। एक आपका आने वाला है सेमी सर्कुलर रिंग का। चलो देखते हैं यहां पर। भेजो अंदर, अमजद भेज दो। बेटा दरवाजा खोल दीजिए। तो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, मैं उसे इमेजिन करूंगा इस तरह से, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। देखो एक बात लॉजिकली हमको समझ में आती है। देखो y एक्सिस पे ये जो ऑब्जेक्ट है सिमेट्रिक है, जितना राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है ना। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर भी आएगा वो कहां आएगा? बीच में आएगा। इधर राइट में साइड में आएगा क्या? वो नहीं ना, लेफ्ट साइड में आएगा। वो जहां पर भी आएगा वो बीच में कहीं तो भी इस साइड आएगा। यानी एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास कभी भी नहीं आएगा, उसकी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 0। जेड एक्सिस पे भी नहीं रहेगा, जहां पर भी रहेगा सेंटर ऑफ मास यहां 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 कहीं तो भी एक जगह रहेगा।
तो अब हमको एक बात समझ में आता है कि यहां पर इस बार मुझे सेंटर ऑफ मास का सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि लॉजिकली मुझे मालूम है x की वैल्यू 0 होने वाली है और z की वैल्यू भी 0 होने वाली है। तो कैसे निकालेंगे, जो हमेशा रहता है वैसे ही। तो सबसे पहले एक कंसीडर करो एक छोटा सा टुकड़ा इसका, जिसको हम लोग कहेंगे एलिमेंट। इस एलिमेंट की लंबाई dx। अब मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट का इस सेंटर के साथ पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा पूरा ऐसा, इसके पूरे बाउंड्रीज का पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा। छोटा सा जो टुकड़ा पकड़ा मैंने, ये जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान रखना, क्योंकि यही मेथड एग्जैक्ट आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक में, थोड़ा बहुत आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में भी यूज करना है। तो देखो अब ये क्या होगा कि इस एलिमेंट ने इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाया वो है डी थीटा। इस एलिमेंट ने जो सेंटर के साथ एंगल बनाया वो है डी थीटा, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया वो क्या है बेटा, थीटा। अच्छा, क्या मैं अगर मान लो इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां से यहां तक अगर कैपिटल आर है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, कैपिटल आर ही होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि dx जो है असल में r इंटू डी थीटा है? बोले ये क्या टर्म हो गया, ये कहां से आ गया बेटा, कहीं से नहीं, सर्कल चैप्टर से आया। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, कोई भी आर्क जो एंगल सबटेंड करता है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, दिस आर्क जिसने एंगल सबटेंड किया वो किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय ये रेडियस, है ना। तो इसी तरह से मैं कहूंगा कि भैया इस आर्क जिसकी लंबाई dx है, इसने कितने का एंगल सबटेंड किया होगा, तो डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं बोलूंगा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन आर। तो आर को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। और मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये जो टुकड़ा तुमने पकड़े वो इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया है। कोई पूछेगा क्या सर वाई एक्सिस के साथ एंगल नहीं ले सकते क्या, बिल्कुल ले सकते, बस थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा उसको सॉल्व करने का, है ना। मगर ये सबसे आसान तरीका है, इसीलिए यही वाला पकड़ो। चलो ठीक है भाई, मान लिए। अब सवाल उठा कि इसका कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास पूरी रिंग का। मैं बोलूंगा देखो तुमको मालूम है सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है, वाई कोऑर्डिनेट पे आने वाला है। तो भैया वाई कोऑर्डिनेट पे आने वाला, तो उसका फॉर्मूला क्या है, तो बोले इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, है ना। अब ये रिंग ऐसी नहीं है कि जैसे जैसे आपका एंगल बदल रहा तो वैसे वैसे आपका जैसे डेंसिटी बदल रहा, ऐसा नहीं है। ये रिंग लगातार एक जैसी है। तो मान के चलो इस रिंग का मास जो है कैपिटल एम है, तो अगर मैं मान के चलूँ रिंग का मास कैपिटल एम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन वाई इंटू डी एम अपॉन जस्ट एम। क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एम अपॉन जस्ट एम। अब आगे हमारा मेन चैलेंज है अब dm निकालना और y निकालना, है ना, dm और y। अब चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा, मैं अलग से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले लेता हूँ। मैंने देखा कि देखो अलग से थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेता हूँ, मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। ये जो टुकड़ा तुमने पकड़े वो कैसा है, तो बोले बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो एक काम करो, बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो उसको थोड़ा पॉइंट के जैसा ले लो। हाँ जी, ले लिए। और इस टुकड़े का पोजीशन ये है, मैं कहूंगा ओके ये पोजीशन है। उसने एंगल कितना बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा एंगल बनाया है। ओके ठीक है, मैं बोलूंगा यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे कैपिटल आर। अच्छा, मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट से लेना देना है। तो मैं कहूंगा ये वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो भाई मैं यहां देख सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं y को क्या लिख सकता हूं, r साइन थीटा। y को क्या लिख सकता हूं, r साइन थीटा। अब अगर ऐसी बात है तो y का वैल्यू मुझको मिल गया कि उसको मैं क्या लिख सकता हूं, r साइन थीटा। इसी तरह dm का भी कुछ ना कुछ होगा, अरे बिल्कुल होगा। dm क्या होता है, अरे भैया वो तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ ऑफ द गिवन सेक्शन, मतलब इतने टुकड़े की लंबाई। अच्छा, मास पर यूनिट लेंथ, मगर ये शेप कैसा है, बहुत अच्छा है। अबे अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा मैं, शेप कैसा है, सेमी सर्कल, है ना। सेमी सर्कल का मुझे एक बात बताओ कि भैया उसका लेंथ क्या आता है। अच्छा सर्कल का लेंथ क्या आता है,
ट्वाइस पाई आर, एंगल नहीं बेटा, लेंथ है ना। तो किसी भी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, सरकमफरेंस के बराबर 2 पाई आर। अभी फिर से पूछ रहा हूं मैं, किसी भी सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी, पाई आर। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो dm इज इक्वल टू m अपॉन पाई आर कैपिटल आर इंटू dx। अच्छा चलो ठीक है, मेरे को ये मिल गया, तो मैं यहां पर डालूंगा ये वैल्यू। अरे कपड़ा किधर है भाई। तो चल भाई अब ये वैल्यू यहां पर डालेंगे अपन। तो ये फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा देखो आगे, YCOM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y जो कि है r इंटू साइन थीटा, dm को क्या लिख सकते हैं, m अपॉन, dm को लिख सकते हैं m अपॉन पाई r इंटू dx अपॉन कितना है m। अब देखो भाई यहां पर क्या होगा, ये m और ये m क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आगे क्या होगा, फिर हम कहेंगे देखो भाई ये rb और rb क्या हो गया, कैंसल। ये पाई अकेला बाहर निकल जाता, तो 1 अपॉन पाई साइन थीटा इंटू dx, ये बच जाएगा अंदर इंटीग्रेशन के। फिर कहेंगे सर ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। बोले कैसे नाइंसाफी होगी, बोले फंक्शन यानी कि इक्वेशन थीटा में है और डिफरेंशियल आपका x में है। एक तो अगर इक्वेशन, अगर यहाँ पर डिफरेंशियल आपका dx मतलब x में है, तो इक्वेशन आपकी काय में बनाओ, x में, या फिर इसको थीटा बना दो, या इसको थीटा के जैसा बना दो। फिर मुझे नजर आई इसके ऊपर, है ना, अरे भाई मेरे को तो मालूम है कि मैं डिफरेंशियल को थीटा में बना सकता हूं। बोले कैसा, अरे dx की जगह मैं क्या डालूंगा, है ना, साइन थीटा r इंटू डी थीटा, है कि नहीं। अब r को लाके इधर रख दो, तो r अपॉन पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। मगर लिमिट भी देना जरूरी है। अगर ये टुकड़ा मैं यहां पकड़ता, अगर ये टुकड़ा मैं ये वाला पकड़ता सबसे नजदीक एक्स एक्सेस वाला, तो जरा बता थीटा की वैल्यू क्या होती, 0 होती, है कि नहीं। अगर मान लो कि ये जो टुकड़ा मैंने इधर पकड़ा, यहां के बजाय यहां पकड़ता मैं, तो थीटा कितना हो जाता, 0। तो उसकी सबसे कम लिमिट क्या हो सकती है, 0। और अगर ये टुकड़ा इधर का पकड़ता तो मैं 180 डिग्री। तो मैं कहूंगा भैया इसकी लिमिट्स क्या आ जाएगी, 0 डिग्री टू 180 डिग्री, या आपको उसको 0 टू पाई बोलेंगे, पाई बोलते हैं ना पर 180 डिग्री को। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, आज का दिन क्या होता है, आज का दिन क्या होता है, क्योंकि जैसी मुझे याद आया थोड़ी देर लिखते हुए देखा कुछ लोगों को कि आज तो थर्सडे है, आज का तो कुछ टारगेट था, आज जो नहीं करके लाया होगा उसको डबल सजा मिलेगी, बरोबर मिलेगी। तो माइनस आर अपॉन पाई, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, माइनस आर अपॉन पाई क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ पाई क्या होता है, बोल भाई कॉस ऑफ पाई क्या होता है, कुछ दोहरे मारने के लिए, -1, तुम्हाला काहीच येत नाही। कॉस ऑफ पाई, कॉस 0 बोल वहां से क्या होता है, 2 बोल रहा वो, चल निकल। कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस ऑफ पाई क्या होता है, -1। तो भैया अब ये आंसर ऐसा हो जाएगा, माइनस आर अपॉन पाई -1 ये पाई की, कॉस ऑफ पाई की वैल्यू क्या आ गई, -1। और फिर बाद में आपने देखा कि ये जो इसका है कॉस 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो -1 क्या होता, -2। तो फिर ये क्या हो जाता, ट्वाइस ऑफ आर अपॉन पाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग का, किसका बेटा, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ट्वाइस आर अपॉन पाई। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ट्वाइस आर अपॉन पाई। लिख लो, देख लो क्या हो गया, फिर से यहां पर थोड़ा देख लो, क्योंकि ये आपको आगे और चीजें समझने में हेल्प करेगा। क्या हुआ था, मुझे इसका निकालना था। जैसे कि तरीका होता है
सिचुएशन ये है कि हम ये जानते हैं कि ये रिंग जो है सिमेट्रिक है वाई एक्सिस पे, मतलब जितना वाई एक्सिस के राइट साइड पे तुम्हारा लेफ्ट होगा मेरा राइट होगा, तो ये मेरे राइट के हिसाब से तो भैया जितना राइट पे है उतना ही लेफ्ट पे है, तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कहीं तो भी आएगा। ये नहीं मालूम कि नीचे आने वाला है कि ऊपर आने वाला है ना। तो बस मुझे वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कैसे पता लगाएंगे? हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है, रॉड क्यू की यूनिफॉर्म है, मैं मान के चलता हूं उसका मास कैपिटल है, तो इंटीग्रेशन डीएम क्या हो जाएगा एम। अब तलाश शुरू, किसकी तलाश चालू हुई? वाई की और डीएम की, है ना। चलो चलो सबसे पहले डीएम को देखते हैं। तो बोले डीएम कैसे निकालेंगे? एम अपॉन एल इंटू डी एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इंटू डी एक्स। बोले लेंथ किसका? तो बोले रिंग का। बोले रिंग की लेंथ को तो आप पाई आर बोलते हैं, है ना, सेमी सर्कुलर रिंग है ना, इसीलिए पाई आर। अच्छा ठीक है, लिख डाले। अब शुरू वाई, तलाश वाई की, वाई क्या आएगा? तो बोले आप थोड़ा डायग्राम बनाओ। बोले ये वाई यहाँ पर है, ये छोटा सा टुकड़ा है ना डीएम मास का, बहुत छोटा है वो। हाँ बोले बहुत छोटा है, तो एक काम करना, उसको पॉइंट के जैसे मांगा पकड़ के चल। हाँ ठीक है, पॉइंट के जैसे पकड़ लिया, और अपन ने एक ही लाइन बनाई है, 2 लाइन की जगह उसको एक ही लाइन बना लिया यहाँ पर, है ना। और अपन ने बोले कि इसने कितने का एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ? थीटा का। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, फिर वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो वाई को आप आर साइन थीटा लिख सकते हैं। तो मेरे को डीएम का वैल्यू भी मिल गया, आर और वाई का भी मिल गया, मैंने दोनों वहाँ पर डाल दिया। वहाँ पर डालने के बाद पता चला कि आर आर और एम एम क्या होता है? कैंसल होता है। और वो कैंसल होने के बाद क्या होता है? फिर इक्वेशन ऐसी बनती है। फिर बहुत बुरा लगा इसको देखकर। क्यों बुरा लगा? कि इक्वेशन काय में है? थीटा में। इक्वेशन काय में है? और डिफरेंशियल काय में है? एक्स में। ये बहुत गलत बात है। हमको एक तो ये भी एक्स में चाहिए या फिर ये थीटा में चाहिए। हमने बोला इसको थीटा बनाना आसान है, क्योंकि dx की वैल्यू r इंटू डी थीटा होती है। तो बोले ठीक है, r इंटू डी थीटा कर डाले, r को उधर लेके चले गए, फिर इसका इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ गया। ठीक, लिख लो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इसका सेंटर ऑफ मास का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, बाकी के टॉपिक इतना टाइम नहीं लेते, फटाफट हो जाते हैं, एक दिन में एक हो जाता है। चलो नालायको, आओ अंदर। बेटा दरवाजा खोल दो, खुला है। क्या हो गया? ऑल ओके? ट्वाइस आर अपॉन पाई, और वो ट्वाइस आर अपॉन पाई कहां से? यहां से, एक्स एक्सेस से, नीचे से। ट्वाइस आर अपॉन पाई, सेंटर ऑफ मास। बताएं मर कैसे कैलकुलेट किया मैंने? नहीं समझा? क्यों नहीं समझा? बाहर खड़ा था ना, इसीलिए जल्दी आना चाहिए। कुछ नया? कुछ नया? पुराना हो गया, मैंने बहुत बार यूज किया वो वाला, टायर पंचर हो गया था। ये वाला इधर का हिस्सा हो गया। मैं अगला जो है सिर्फ उसकी वैल्यू लिख कर दे रहा हूं। जिस तरह से आपका एक यूनिफॉर्म रिंग था, अब आपको एक सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता लगाना है। इसका रेडियस होगा कैपिटल आर,
इसका सेंटर ऑफ मास, देखो रे इधर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है? अगेन ये भी सिमेट्रिक है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे कैसा है? सिमेट्रिक है, जितना इधर उतना ही उधर, तो सेंटर ऑफ मास इधर उधर नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे रहेगा। तो मैं डायरेक्ट इसका वैल्यू बता देता हूं आपको, 3r/4π, 3r/4π, सॉरी 4r/3π, वो नॉट 3r, 4r/3π। अब देखो भाई बात ऐसी है कि ये मैं जानबूझ के इसका नहीं बता रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है और वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चले जाता है ना। और ये वाला थोड़ा सा आगे कैसे इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ग्रेविटेशन में आते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने वो ले लिया। इसको आप डायरेक्ट याद रखो, दोनों की वैल्यूज़ को आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए वैसे तो, है ना। 4r/3π और वो कितना है? 2r/π, 4 का आधा 2, 3 गायब वहाँ पे, 2r/π और यहाँ 4r/3π, याद रखना, सेमी सर्कुलर डिस्क का। हुआ? हो गया? हो गया इधर का भी? अब हमको आगे बढ़ना है कुछ अलग कैटेगरी पे। सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनर बॉडीज। सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनर बॉडीज। For a laminar body divided into multiple section, the center of mass can be calculated as method 1, vector RCOM is equals to A1 vector R1 plus A2 vector R2 plus dot 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 plus an vector Rn upon A1 plus A2 plus dot 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 plus an, or XCOM is equals to M1 x1, so not M1, A1 x1 plus A2 x2 plus dot 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 plus an xn upon A1 plus A2 plus dot dot plus an। इसी चीज को शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n
ए आई एक्स आई अपॉन समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई। कभी यूज़ किया हो इससे पहले ये समेशन? मतलब ये इतना लंबा चौड़ा लिखना जान प्यारा अपने को, तो इसका कहने का मतलब है समेशन, यानी सम कर डालो इसका और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालना है ना। इसमें इसका मैंने सम कर डालो इसका और आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालना। तो जैसे YCOM अगर मुझको लिखना है तो मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n ए आई वाई आई, और यहाँ पर लिखूंगा समेशन आई तेरी की जगह YCOM is equals to summation I equals to 1 to n AI YI upon summation I equals to 1 to n just AI, or ZCOM that is equals to summation I equals to 1 to n AI ZI summation I equals to 1 to n जस्ट ए आई। समझ में आ गया ना मैं कैसे यूज किया? अब मेरे को इतना लंबा चौड़ा लिखना जान पे आ रहा, तो ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन किया। ये भी कर सकते हैं आप, इसको भी लिख सकते हैं आप, ए आई वेक्टर आर आई। क्या हो गया? ऑन होना तुमको, करो। अब यहां पर देखो, आपको नजर आ रहा है कि ये सेक्शन A1 ये क्या बात हो रही, समझ में नहीं आ रहा। असल में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम सामने आएंगे आपके, कि जैसे कि मान लो कि ये एक मशहूर प्रॉब्लम है जो मैं लेने जा रहा हूं आपको, बहुत जगह आपको ये मिलता है देखने को, कि देखो इस तरह का एक बॉडी है जो स्क्वायर, ऐसा लगता है कि किसी स्क्वायर में से टुकड़ा काट के निकाल दिया गया है ना। ऐसा देखने में लगता है कि ये स्क्वायर था पहले, उसमें से एक टुकड़ा काट के निकाल दिया आपने बाहर, और हमसे पूछा गया कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, है कि नहीं। तो मैं इसको सेक्शंस में बांट सकता हूं, 1 2 3, ये 3 सेक्शंस में बांट सकता हूं मैं। फिर मैं जब बांटूंगा, ये पहला सेक्शन, ये इसका एरिया कितना है तो बोले A1, दूसरा सेक्शन ये इसका एरिया कितना है तो A2, तीसरा सेक्शन ये इसका एरिया कितना है तो A3। फिर x1 क्या होगा? x1 होता है इस एरिया का लोकेशन, x कोऑर्डिनेट कितना है और y कोऑर्डिनेट कितना है। फिर इसका एरिया, इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट। देखा तो आपको एग्जांपल ही लेके दिखाता हूं मैं, रुको। पहले यहां लिख देता हूं, where A1, A2, A3, dot 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 AN are area of given sections, and vector R1, vector R2, vector R3, dot 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 vector Rn are position vectors of center of mass of that given section। ये लेफ्ट साइड का पोर्शन हो गया सभी का लिखना। बहुत जल्दी करो, बात तो बिल्कुल टाइम पास मत करो, मैं रुकूंगा नहीं, अब मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है सारी चीज़ें। कल से 8 बजे से बैच होगी, फ्रॉम टुमारो एंड ऑनवर्ड्स, लगातार, हर रोज नहीं पूछना है आपको, कल से। बातें बंद, लिखना हो गया?
तो चलो एक प्रॉब्लम लेते हैं इस तरह से कैलकुलेट करने का। लेडीज सामने बैठे आप। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन लैमिनर बॉडी। आपको दिए गए लैमिनर बॉडी का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या है वो लैमिनर बॉडी, देख लो आप एक बार। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो कुछ इस तरह का है कि देखने में लगता है कि पहले कभी ये स्क्वायर हुआ करता था, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा 1/4 हिस्से का बिल्कुल, है ना, हम लोग ने काट के बाहर तो निकाल के फेंक दिया, है ना। ये सेक्शन ये सेक्शन ये सेक्शन, इसका एरिया सेम है। यहां से लेकर यहां तक की लंबाई जो है ट्वाइस ए है, और यहां से लेकर यहां तक की लंबाई भी ट्वाइस ए है ना। आप चाहे तो पोजीशन वेक्टर की तरह कर सकते हैं, या वेक्टर में कंफ्यूजन होता रहता है तो कोऑर्डिनेट की तरह भी कर सकते हैं। चलो इस बार थोड़ा कोऑर्डिनेट का ट्राई करते हैं कि मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट एंड सो ऑन। सबसे पहले उनका नामकरण कर देते हैं। चलो ये रहेगा एरिया A1, ये रहेगा एरिया A2, और ये रहेगा एरिया A3। ये एकदम चौकुट डब्बा है, स्क्वायर है ना। यहां से यहां तक कितना है, ट्वाइस ए है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ए होगा, और यहां से यहां तक कितना होगा, वो भी ओ ए होगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है, A1 की वैल्यू क्या रहेगी फिर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भैया जरा बताना, तो A1 की वैल्यू क्या रहेगी। तो आप कहेंगे विथ योर नॉलेज A1 की वैल्यू स्मॉल a स्क्वायर रहेगी, है ना। साइड स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का, तो वो भी बताना पड़ेगा। नहीं, चलो अच्छी बात है। A2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोले सर इसका ये साइड A, ये भी साइड A, तो बोले वो भी a स्क्वायर रहेगा। A3 की वैल्यू क्या रहेगी, तो बोले सर वो भी a स्क्वायर रहेगा, क्योंकि देखो ये भी a है, ये भी a है। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया, मगर मुझे कोऑर्डिनेट्स बताओ, अब इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बताओ। किसका, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास नहीं बोल रहा मैं पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बोला कि कोऑर्डिनेट। अभी अभी आपको क्या निकालना है, अभी 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 जो लिखना है वो क्या है, ये छोटे छोटे जो टुकड़े पकड़ रहे हैं ना अपन, उसका सेंटर ऑफ मास। तो बोले अच्छा ये टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, ये तो बीचों बीच आएगा, कि वो चौकुट है ना, वो डब्बा चौकुट डब्बा है, बीच में आएगा एकदम, है कि नहीं। अब ऐसा है कि देखो भैया ये नीचे गया, ये नीचे गया, है ना, ये इसका आधा a का भी आधा a/2, तो बोले इसका x कोऑर्डिनेट आएगा a/2, कॉमा। अच्छा ठीक है, चलो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो बोले देखो भाई यहां से लेकर यहां तक क्या है a, यहां से लेकर यहां तक कितनी लंबाई है a, और यहां से कितनी है a/2, तो a प्लस a/2 क्या होता है 3a/2, या फिर ऐसा पकड़ के चल यहां से यहाँ 2a है, 2a में से आधा गया, a/2 चला गया, तो a/3a/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a/2। अब आगे x2, y2, ये कितना रहेगा, x2, y2 मतलब इसकी बात चल रही है। तो चलो ठीक है, x2, y2, ये क्या था, x1, y1 था, ये क्या आएगा x2, y2। तो बोले देखो ये x एक्सिस पे a/2, y एक्सिस पे वो भी a/2, तो a/2, a/2। अच्छा ठीक है, अब आई बारी इसकी, तो बोले देखो ये तीसरा वाला x3, y3 निकालना है। x एक्सिस पे ये कितना आएगा 3a/2, है ना, क्योंकि देखो ये a है यहां तक, और प्लस a/2 3a/2,
तो मैं बोलूँगा देखो भाई x3 कॉमा y3 जब आप करोगे तो वो आएगा 3a/2 कॉमा, है ना, और y एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी a/2। तो भैया आपने हर एक का क्या कैलकुलेट कर लिया, लोकेशन क्या कर दिया, सेंटर ऑफ मास का, हर एक टुकड़े का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता लगा लिया। अब हम लोग निकालेंगे उसकी वैल्यूज। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले XCOM, मैं बोलूंगा भैया ये बॉडी कितने सेक्शन में बटी हुई थी, 3 सेक्शन में, तो इसीलिए मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालूंगा, a1 x1 a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3, हाँ या ना, है कि नहीं। चलो भाई वैल्यू डालो। a1 कितना था a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x1 कितना है a/2 प्लस a2 कितना है a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x1 x2 कितना है a/2 प्लस a3 कितना है a स्क्वायर, x3 कितना है a/2 है क्या रे, 3a/2 है ना, अपॉन एरिया कितना है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अपने को मालूम है यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलता और यहां 3a स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, फिर क्या बचेगा a/2 प्लस a/2 प्लस 3a/2 अपॉन 3। ये समझा गया भाई, ये a स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा, ये 3a स्क्वायर होगा, वो कॉमन निकला हुआ a स्क्वायर और ये 3a स्क्वायर का a स्क्वायर कैंसल, बचा क्या फिर a/2 3a/2 डिवाइडेड बाय 3। अब भाई बताओ क्या आएगा, ये a/2 प्लस a/2 कितना होता है, जस्ट a, आधा आधा एक, तो भाई a/2 a1 हो गया। अब 1 प्लस 3a/2 या फिर मतलब a प्लस 3a/2 क्या होगा 5a/2। बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं करते अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2a जा 2a 3a अपॉन 2 5a/2 है ना, तो ये आ जाएगा 5a/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 5a/6। तो हमें क्या पता चला अभी, x कोऑर्डिनेट, क्या पता चला x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट बाकी है, तो YCOM इज इक्वल टू a1 x सॉरी y1 न रे भैया प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, हाँ या ना, फॉर्मूला समझ में आया, याद आया, ये पुराना वाला फॉर्मूला है, अब x की जगह y है। चलो अब पकड़ते पीछे इसका फिर से, a1 का a स्क्वायर, चलो बताओ भैया अपनी नजरों को दौड़ाओ, तेज नजरों को, बास की नजर को दौड़ाओ, और अब बताओ y1 की वैल्यू क्या आएगी 3a/2। तो चलो भाई ठीक है, y1 की वैल्यू है 3a/2 प्लस, अच्छा a2 तो अपना हम क्या है a स्क्वायर ही है, अच्छा y2 कितना होगा बेटा, गौर से देखो बताओ, a/2 है ना, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, तो y2 कितना है a/2, वंस अगेन a/2, अच्छा ठीक है y3, a3 का क्या आएगा, a3 तो a स्क्वायर रहेगा, और y3 कितना है a/2 अगेन, अपॉन ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। अब फिर से क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन निकलेगा और हो जाएगा कैंसल, फिर बचेगा क्या 3a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 अपॉन 3, a स्क्वायर तो कैंसल हो गया ना, a स्क्वायर तो क्या हो गया था कैंसल। अब आगे क्या, अरे वही छे पुराना ऊपर का ही नंबर है, ये देख सीक्वेंस आगे पीछे बस, है ना, तो भैया अब आंसर क्या आएगा, वही चाहेगा जो पहले आया था 5a/6, है ना। तो मतलब अब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को मैं इस तरह से लिखूंगा कि भैया उसका लोकेशन क्या है, तो 5a/6 5a/6, या फिर आप पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो 5a/6 i कैप प्लस 5a/6 j कैप लिख लो।
फटाफट लिखो। हाँ, इधर का हो गया, लेफ्ट साइड का हो गया, क्वेश्चन तो हो गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे मेथड सेकंड में। तो भैया ऐसा है, अगर कुछ थोड़ा सा मास या टुकड़ा कोई सेक्शन एरिया एक बॉडी में से, एक रिजिड बॉडी या एक लैमिनर बॉडी में से निकाल दिया गया है, तो अब आप सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अब सेंटर ऑफ मास को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेक्टर आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू m1 वेक्टर r1 माइनस m2 वेक्टर r2 अपॉन m1 माइनस m2, और वेक्टर आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर r1 माइनस a2 वेक्टर r2 अपॉन a1 माइनस a2। वही चीज कोऑर्डिनेट्स में भी निकाली जा सकती है, XCOM इज इक्वल्स टू m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, और a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। उधर का हो गया, राइट साइड का। फिर y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा मैं, m1 y1 माइनस m2 y2 अपॉन m1 माइनस m2, और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2, with z coordinate of center of mass a1 not a1 m1 z1 minus m2 z2 upon m1 minus m2, और z coordinate of center of mass a1 z1 minus a2 z2 upon a1 minus a2, ऐसा।
ये क्या है M1 और A1, M2 और A2 क्या है? पहले एक ये कंप्लीट बॉडी हुआ करती थी, उसमें से एक टुकड़ा आपने बाहर निकाल दिया, है ना, तो उसका शेप थोड़ा कुछ अलग हो गया होगा। अब वापस रिवर्स में जाओ, रिकैप, बोले वापस वो टुकड़ा जोड़ दो। अगर वो टुकड़ा नहीं निकाला होता, अगर वो टुकड़ा नहीं निकाला होता, यानी कंप्लीट बॉडी होती, तो भैया हम कहेंगे उसका मास क्या होता है M1, या फिर उसका एरिया क्या होता A1, और वो कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होता, कंप्लीट बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, या उसका x कोऑर्डिनेट, या उसका y कोऑर्डिनेट, या उसका z कोऑर्डिनेट क्या होता? तो बोले पोजीशन वेक्टर वेक्टर r1 होता, और x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1 और z कोऑर्डिनेट z1। बात समझे क्या आप? है ना, आपने क्या करे, एक बॉडी में से क्या करे, एक टुकड़ा निकाल दिए, है ना। डायग्रामेटिकली आप समझिए इस चीज को पिछले प्रॉब्लम के जरिए। पिछले प्रॉब्लम में क्या था, हम देखो ऐसा देखे थे, ये इतना टुकड़ा आपने काट के बाहर निकाल दिया था ना, ऐसा हो गया था ना वो। थोड़ी देर के लिए समझो कि आपने टुकड़े को काट के बाहर नहीं निकाला है, या फिर वापस जोड़ दिया है ना। आपने इमेजिन कर लो मैंने इसको वापस जोड़ दिया है, तो वापस अगर मैंने जोड़ दिया उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो बोले पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे आप, A1 बोलेंगे। उस पूरे एरिया को क्या बोलेंगे आप, A1 बोलेंगे। समझ में आया ना आपको? और इस पूरे एरिया का सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, तो बोले इस पूरे एरिया का सेंटर ऑफ मास ये आएगा। अरे भाई ये पूरा चौकुट डब्बा है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आएगा A, है ना, A, ठीक है। फिर बाद में आप जिस टुकड़े को काट के बाहर निकाल रहे हैं, ये वाला, ये जो टुकड़ा तुम काट के बाहर निकाल रहे हो, वो टुकड़ा, इसका एरिया क्या रहेगा, A2। याद रखे A2 क्या है, जिस टुकड़े को तुम काट के बाहर निकाल रहे हो उसका एरिया क्या है, A2। और उस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, उस टुकड़े का, तो बोले अरे भैया वो तो 3a/2, और ये भी 3a/2 आएगा, है ना। तो भैया वो उसका पोजीशन वेक्टर 3a/2 i कैप, 3a/2 j कैप, ये वेक्टर R2 होता है, या x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, अरे हाँ इधर गया y कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये इस तरह से होता है। ओके, तो मैं यहां पर उसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं, फिर यही प्रॉब्लम अपन इस तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। वेयर A1 कॉमा वेक्टर R1 कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 R, M1 भी लेना पड़ेगा रे भैया, R मास, एरिया एंड पोजीशन ऑफ कंप्लीट बॉडी विदाउट एनी पार्ट रिमूव्ड, बिना कोई पार्ट रिमूव किए। अगर इसका मास M1 रहेगा, उसका एरिया A1 रहेगा, उसके पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा वेक्टर R1, है ना, उसका लोकेशन जो भी रहेगा x1, y1, z1, एंड M2, A2, वेक्टर R2, x2, y2, z2, ये क्या है रे भैया, R मास, एरिया एंड पोजीशन ऑफ रिमूव्ड सेक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या है भैया, ये मास है, ये एरिया है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये बाकी कोऑर्डिनेट्स है उस पार्ट के जो आप रिमूव कर रहे हैं। आई क्या बात समझ में? अब हम देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल पिछला वाला प्रॉब्लम हम फिर से लेंगे, बस इसका तरीका जो सॉल्व करने का हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। अच्छा, इधर का हिस्सा हो गया लिखना सभी का, थेरी तो हो ही गया होगा। Find the
सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन लैमिनर बॉडी। तो दिए गए लैमिनर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। कौन सी लैमिनर बॉडी है? तो देखो वही लैमिनर बॉडी जो पिछली बार थी। ओके भैया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से लेकर अरे यहां से लेकर यहां तक कितना है? ट्वाइस ए। यहां से लेकर यहां तक कितना है? अगेन ट्वाइस ए। ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे a1 क्या है, x1 y1 कितना है, वो सारी चीजें लिख लेंगे। सबसे पहला a1 क्या आएगा? a1 क्या है बेटा? पूरा बॉडी का एरिया। ये टुकड़ा निकाले ना तुमने, वापस जोड़, इधर ध्यान दे रहे, ये पूरा टुकड़ा वापस जोड़ दो। अब क्या बन गया? वो पूरा स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर की साइड कितना है? ट्वाइस ए ट्वाइस ए। तो पूरे स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? 4a स्क्वायर a1। और उस पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास किधर आएगा? एक मिनट, अरे बीचों बीच आएगा कि नहीं आएगा? है ना, ये बीचों बीच आएगा ना। तो बोले भैया ये लोकेशन कितना होगा? ये x1, y1। ये कितना होगा? a, a होगा ना। यहां से यहां तक a होगा और यहां से यहां तक भी a ही होगा। आया ना? ठीक है, तो ये होगा a, a। फिर आई बात अब a2 की। ये a2 कौन है भाई? a2 कौन है? वो इतना पार्ट जिसको रिमूव कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट है क्या? हाँ जी यही पार्ट है। इसका एरिया a2 कितना आएगा? बोले इसकी लेंथ कितनी है? a। तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा। बोले हाँ जी a स्क्वायर हो जाएगा। आगे क्या? x2, y2 कितना होगा? देखो भाई इसका सेंटर ये यहां पर आएगा, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 3a/2। और अगेन यहां से यहां तक कितना होगा? वो भी 3a/2 होगा ना। ये लंबाई भी कितनी है? 3a/2 है। तो 3a/2, 3a/2 है ना। अब आगे फिर मैं कहूंगा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? नॉट m1, एरिया है ना यहाँ पर। a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। a1 कितना है? 4a स्क्वायर है। x1 कितना है? जस्ट a है, जस्ट a है ना x1, ये दिख रहा है x1 जस्ट a। माइनस a2 कितना है? a स्क्वायर है और वो कितना है आपका? x2 3a/2 है। तो 3a/2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या होगा? a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, है ना। यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा और ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब वो हो जाएगा कैंसर। फिर बचेगा क्या? 4a माइनस 3a/2 अपॉन 3। 4a माइनस 3a/2 अपॉन 3। फिर बाद में क्या हो जाएगा? 4a माइनस 3a कितना होगा रे भाई? 8a माइनस 3a ना बाबा। 8a माइनस 3a कितना हो जाएगा? 5a अपॉन 6। तो बोले भैया ये हो जाएगा 5a अपॉन 6। वही पुरानी वाली वैल्यू आई ना, वही थी ना 5a अपॉन 6, है ना। और इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? a1 y1 माइनस a2 y2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू, अब 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a, नहीं सॉरी इस बार तो अलग आएगा ना। एरिया a1 कितना है? 4a स्क्वायर है।
y1 कितना है भैया, h है ना, h है, सॉरी माय मिस्टेक। हाँ वही वही सेम रहेगा उसका पूरा, है ना। अभी जो रिमूव सेक्शन है वो आपका क्या है, ए स्क्वायर, उसका y कोऑर्डिनेट भी सेम है 3a/2 अपॉन 4a² माइनस a², पूरा वही आएगा ना वो, क्योंकि a1 तो अभी भी वही है, पूरी बॉडी का एरिया है। y1 पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो कि क्या है, y1 बोलते पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट जो कि क्या है, a है। फिर a2 क्या है, जो सेक्शन तुम रिमूव कर रहे हो उसका एरिया है a²। y2 क्या है, तो बोले जो तुम सेक्शन रिमूव करने वाले हो उसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, बोले वो भी क्या है 3a/2 है। अच्छा यहाँ लेबलिंग ही गलत किया मैंने, नहीं इसकी है ये ना, सॉरी ये जो x1 y1 है इसका है ये x1 y1, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा x2 y2। हाँ अब देखो ये फिर से कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5a/6, मतलब भैया 6 ही तो है, कुछ भी दिखता तुम लोगों को। XCOM इज इक्वल टू YCOM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 5a/6, 5a/6, समझा। तो ये ज्यादा आसान तरीका लगता है, उससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, लिख लो ये भी। इधर का हो गया। नबील इधर ध्यान दे बेटा। चलो अपना दिमाग लगाओ और ये वाला सॉल्व करके बताओ। बट सर दिमाग ही नहीं है, कैसे लगाएंगे, है ना।